क्यों किसी भी लॉस को कभी भी हमने एक्सटेंड नहीं होने देना। अगर आप सिर्फ वो 5 ट्रेड्स को अपने पिछले पूरे साल के पूरे ट्रेड्स में से एक बारी एक्सक्लूड कर दो, बिल्कुल निकाल दो, आप देखोगे कि आपकी पिछले साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। छोटे बच्चों को भी साइकोलॉजिकली माइंड में डाल दिया होता है कि यार जीतना ही है, बस फेलियर बहुत ख़राब है, फेल तो हम हो ही नहीं सकते। एंड अपनी खुद की जर्नी में भी शुरू में देखा है कि जितनी ज़्यादा एनालिसिस हम कर लेते हैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम उस ट्रेड से ले लेते हैं। कभी भी ऐसी पोजीशन में हमने नहीं आना आगे से, क्योंकि जब आपने कोई ट्रेड डाला वो अच्छा चल गया तो आपको एक डोपामिन हिट मिलता है। एक इंडिविजुअल ट्रेड पे कभी भी इतना फोकस करना ही नहीं है। जो आपने ट्रेड डाला मार्केट में, ये आपके अगले 100 ट्रेड्स, अगले 1000 ट्रेड्स में से एक ट्रेड है। तो अब हम समझेंगे कि हाउ वी हैव टू फॉल इन लव विद लूजिंग। आप सोचोगे कि यार लूजिंग तो हमेशा ही ख़राब होती है, हमें छोटे होने से समझाया जाता है कि यार हम लूज़ नहीं कर सकते, लूजिंग बहुत ख़राब चीज़ है, हमेशा हमने हर चीज़ में जीतना ही जीतना है। छोटे बच्चों को भी साइकोलॉजिकली माइंड में डाल दिया होता है कि यार जीतना ही है, बस फेलियर बहुत ख़राब है, फेल तो हम हो ही नहीं सकते। चाहे वो स्कूल हो, स्टडीज़ हो, एग्ज़ाम्स हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि यार फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, फेलियर हम नहीं हो सकते। तो वही आगे जाके भी हमारी ट्रेडिंग में भी इफ़ेक्ट करती रहती है। अब होता क्या है कि जब हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, जब हम लॉस नहीं लेते हैं, बुक नहीं करते, यही होता है कि हम अगेन वही हम को होता है कि हम फेल कैसे हो सकते हैं। बट एक पॉइंट अब आप देखना कि जिससे आपकी साइकोलॉजी बहुत चेंज हो जाएगी। आप एक एक्सरसाइज करना, आप अपने पिछले पूरे साल के जो अपने ट्रेड्स लिए ना, उसके अंदर अपने 5 ऐसे ट्रेड्स निकाल देना जो कि सबसे बड़े लॉसेस हैं। सपोज़ किसी ट्रेड में आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट, आपका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, एंड फर्स्ट वो ट्रेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ऐसे ट्रेड जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर आप सिर्फ वो 5 ट्रेड्स को अपने पिछले पूरे साल के पूरे ट्रेड्स में से एक बारी एक्सक्लूड कर दो, बिल्कुल निकाल दो, तो आप अपनी रिजल्ट्स को देखो। आप ही चीज़ कैलकुलेट करना, सिर्फ 5 वाले ट्रेड्स निकाल के, हो सकता है कि 3 भी हो, मैं तो 5 फिर भी एक हायर नंबर दे रहा हूँ कि आप 5 ट्रेड्स निकाल दो। सबसे ज़्यादा लूज़ करने वाले अगर आपके 5 ट्रेड वो निकल गए, आप देखोगे कि आपकी पिछले साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। एंड इस एक्सरसाइज से करने से होगा क्या कि आपको समझ आएगा कि अगर बस मैंने अपने ट्रेड्स के जो स्टॉप लॉस थे, अगर मैंने अपने उन स्टॉक्स के लॉसेस को अगर बहुत जल्दी बुक कर लिया होता, जहाँ पे कि हो सकता है कि आपने पहले प्लान के अकॉर्डिंग वो सोचा भी हो कि मैं यहाँ बुक कर लूँगा, बट वो लॉस चलते चलते इतने बड़े हो गए। एंड अब जब आप वो सिर्फ 5 लॉस निकाल रहे हो बीच में से अपनी पिछले पूरी ट्रेडिंग जर्नी में से, तो आपकी ओवरऑल कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी है आपके इस टाइम। जो हो सकता है कि अगर बाई चांस आप लॉस में हो, आप इस टाइम कितने अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते अगर सिर्फ 5 वाले ट्रेड्स निकाल देते। ये एक्सरसाइज करके, ये ज़रूर एक्सरसाइज करना, ये आपको ना फिर इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि कैसे हर लॉस को छोटे पे ही बुक करने का कितना बड़ा बेनिफिट है। क्यों किसी भी लॉस को कभी भी हमने एक्सटेंड नहीं होने देना। ये चीज़ इससे पहले हमने थ्योरेटिकली भी समझी थी, अब यही चीज़ को प्रैक्टिकली जब अपनी खुद की जर्नी देखोगे, अपने खुद का देखोगे, पिछले पास्ट के पूरे साल के ट्रेड्स को आप एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि सिर्फ बड़े स्टॉप लॉसेस को, सिर्फ बड़े लॉसेस को निकालने से कितना ज़्यादा ह्यूज इफेक्ट आता है। आपके जो एक पोर्टफोलियो अगर बहुत डाउन गया हुआ है तो वो कितना फ्लैट होता, या फिर हो सकता है कितने अच्छे प्रॉफिट में भी होता। क्योंकि हमारे पूरे पोर्टफोलियो को, हमारे पूरी जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, एंड वो हमारे कितने सालों के प्रॉफिट्स को लेके जा चुके होते हैं। काफ़ी बार तो मैंने ये भी देखा है कि, एंड अपनी खुद की जर्नी में भी शुरू में देखा है कि कुछ कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं कि जो हमारी पूरी कैपिटल ले जाते हैं। हम आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ रिवेंज, आउट ऑफ एंगर, इतना ज़्यादा हम एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे होते हैं कि हम इतनी बड़ी पोजीशन साइज़ बना लेते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचते ही नहीं, एंड वो इतने बड़े लॉस हो जाते हैं कि हम, हो सकता है कि वो वाले अमाउंट हमने अर्न करने में छोटे छोटे प्रॉफिट करते करते बहुत टाइम लगा दिया हो, बट
फिर एक दिन इतना ज़्यादा हम अग्रेशन में ट्रेड कर रहे हैं, हम रिवेंज ट्रेड कर रहे हैं, हम अपने लॉस को बुक करना ही नहीं चाहते हैं कि हम अग्रेसिवली उसमें और पोजीशन डाली जा रहे हैं। एंड सिर्फ एक या दो या तीन ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि वो हमारा पूरे कैपिटल को ही वाइप आउट कर देते हैं। तो कभी भी ऐसी पोजीशन में हमने नहीं आना आगे से कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हो एंड हमारे एक दो ट्रेड्स ही इतने बड़े हो जाए कि वो इतने बड़े लॉस कर दें हमारे कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो ख़त्म हो जाए वहाँ पे। अगर तो आप पिच पे खड़े हो, आप क्रिकेट खेलने आए हो, आप पिच पे खड़े हो, आप सिंगल्स मार रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो पिच को, धीरे धीरे चलते रह रहे हो, पर फिर भी किसी तरह अगर आपने अपनी विकेट को बचाया हुआ है तो आगे जाके जब आपको खेलना आ जाएगा, जब आपको पता है कि भाई कैसे अपने आप को आप मैनेज कर रहे हो, आपको पता है कि मार्केट कभी कभी कैसे करती है, प्रेडिक्ट कैसे करना है, उसको हल्का हल्का समझ आ जाएगा। मोस्टली आपको अपने आप को प्रेडिक्ट करना आ जाएगा कि मैं खुद को प्रेडिक्ट करना शुरू हो गया हूँ। हाँ, ये मैं जब ऐसे होता है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लॉस अपने चलने देता हूँ, बट यस जब ऐसे होता है तो मैं अच्छी तरह से राइड भी कर लेता हूँ, वॉट एवर जो भी वो रीज़न हो। बट अगर आप पिच पे खड़े रहोगे तो ही बाद में जाके सिक्सेस मार पाओगे। अगर विकेट ही नहीं आपकी बची, विच मीन्स कि अगर आपके कैपिटल ही नहीं बची, फिर तो आप जितने मर्जी स्ट्रेटजीज बाद में ढूंढते रहो, जितना मर्जी आप स्टडी करते रहो, अगर कैपिटल ही नहीं है फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये मार्केट एक बिज़नेस है, इसे एज अ बिज़नेस ही लेके चलो। यहाँ पे कभी भी आप गैम्बलिंग माइंडसेट से आओगे तो वही होगा जो गैम्बलर्स के साथ होता है। तो इसलिए इस सेक्शन में मेरा मेन आपको समझाने का यही था रीज़न कि आपने अपने लॉसेस से डरना नहीं है। वो एक पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का, वो हमेशा होता रहेगा। आपने अपने बस बड़े लॉस कभी नहीं होने देने। एंड ये 5 बड़े लॉसेस की एक्सरसाइज से आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। आप जब देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार आगे से कुछ भी हो जाए मैं इतने बड़े लॉसेस नहीं कभी होने दूंगा। तो अपने आप मेरा पोर्टफोलियो की जो ट्रेजेक्ट्री है अपने आप ऊपर ऊपर चलती रहेगी, अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाएगा जब तक कि मैं अपने डाउन साइड को मैनेज कर लूँ। तो अब इस पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि हम एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी में जंप क्यों करते रहते हैं। हम बेसिकली जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, जब भी हम कोई न्यू ट्रेड लेते हैं, हम उसके साथ ट्रेड के साथ साथ अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन साथ डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं यस बिकॉज हमारी उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी गई है, बहुत ज़्यादा हमने उसमें टाइम लगा दिया है। हो सकता है कि हमने 2-3 स्ट्रेटजीज़ को क्लब करके कोई स्ट्रेटजी बना दी हो। एंड जितनी ज़्यादा एनालिसिस हम कर लेते हैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम उस ट्रेड से ले लेते हैं। फिर हम हर एक ट्रेड को इंडिविजुअली लेना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं ये ट्रेड जो दिया है हमने, ये ट्रेड जो हमने मार्केट में लिया है, यही ट्रेड मेरा मल्टीबैगर हो जाएगा बस, क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रेटजी कर ली है, इतनी मैंने अपनी लर्निंग कर ली है, इतनी मेरे एनालिसिस हो चुकी है, इतनी बारी पहले भी मेरा ये ट्रेड चल चुका है, इस बारी भी मेरा ये वाला स्ट्रेटजी ये वाला वर्क करेगा ही करेगा। हम हर एक ट्रेड में जो भी हम हर एक ट्रेड डाल रहे होते हैं उसके साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन साथ उस ट्रेड को डालते हैं, इसलिए जब फिर वो ट्रेड हमारे फेवर में काम नहीं करता, हम उस टाइम एकदम से जैसे कहते हैं ना पैरालाइज हो जाते हैं कि यार हम स्टक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि यार जिसको हमने इतनी स्टडी करके जो ट्रेड डाला है वो मेरे अगेंस्ट कैसे चल रहा है। हम वो चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। एंड होता क्या है कि काफ़ी बारी अगर आप कोई ट्रेड डालते हो, अगर वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, हम क्रेडिट तो ले लेते हैं कि हाँ यार ये हमारी स्टडी बहुत अच्छी थी, हमारी एनालिसिस बहुत अच्छी थी, हमने बिल्कुल सही टाइम पे ट्रेड ले लिया, देखो वहीं से चलना स्टार्ट हो गया। बट वो उस टाइम पे वो मार्केट अच्छा कर रही थी, हो सकता है कि उस टाइम पे बहुत सारे और स्टॉक्स पे अच्छे चल रहे हो, उसमें से एक स्टॉक आपका भी अच्छा चल गया हो, बट आपने वो फेवर ले लिया, वो क्रेडिट ले लिया। अब आपको जब नेक्स्ट ट्रेड आप डाल रहे हो तो अगेन आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप क्योंकि जब आपने कोई ट्रेड डाला वो अच्छा चल गया तो आपको एक डोपामिन हिट मिलता है। ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटजी, बट ज़्यादातर लोग सिर्फ ये 20% पे फोकस करते रहते हैं। मैं हरनीत सिंह खरबंदा ऑब्सर्व्स पे लेके आया हूँ अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाऊंगा एंड आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक करेक्ट माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आज ही इनरोल करो।
डोपामिन हिट वही हिट है जो आपको सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से मिलता है। आप किसी मैसेज की वेस्ट कर रहे हो, उसी का मैसेज आ जाए, उससे डोपामिन हिट मिलता है। तो वो चीज़ जो होती है वो आपको बार बार वही चीज़ करने के लिए और ज़्यादा आपको उकसाती है कि हाँ यार, ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इसी को दोबारा करते रहो। अब हो सकता है कि एक बारी जो आपका ट्रेड चला है वो एक्चुअल में मार्केट अच्छी हो, उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट के 70% 80% ट्रेड सारे ही ठीक चल रहे हो, एंड उसमें से बस आपका एक वो ट्रेड था। बट आपको लग रहा है कि हाँ वो अच्छा चला है, तो आप हर बारी सेम एक्सपेक्टेशन से ही ट्रेड डाल रहे हो। इसलिए ट्रेड विदाउट एक्सपेक्टेशंस, आपने एक इंडिविजुअल ट्रेड पे कभी भी इतना फोकस करना ही नहीं है। आपकी जो एक ट्रेड डाल रहे हो इसको हमेशा ना आप इस वे से समझो, जो आपने ट्रेड डाला है मार्केट में, ये आपके अगले 100 ट्रेड्स, अगले 1000 ट्रेड्स में से एक ट्रेड है। तो हर इंडिविजुअल ट्रेड को इतनी इंपॉर्टेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझो कि बस ये एक ट्रेड है। जैसे अगर कोई शॉप में कोई कोई चीज़ अगर सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो एक प्रोडक्ट को सेल करता है, वो प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे लेके आया होता है उससे थोड़े से प्रॉफिट में उसको सेल कर देता है, एंड प्रॉफिट घर ले जाता है। वो ये नहीं सोचता ना कि यार इसी बस एक प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा, बाकी मेरी शॉप में कुछ भी है मुझे नहीं पता, बस इस प्रोडक्ट को मैं बेच के अपनी सारी शॉप का सारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैं आज ही कर लूँगा। वैसे नहीं सोचते, उन्हें पता है कि यार मेरी शॉप में 1000 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने वो सारे बेचने हैं, ये उनमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट है, इसको मैं बेच रहा हूँ, इसमें जो प्रॉफिट है वो आ रहा है। नहीं प्रॉफिट आता है, काफ़ी बारी कोई स्टॉक नहीं चलता हमारा, कोई काफ़ी बारी प्रोडक्ट जो है स्टॉक में शॉप में नहीं चलता, काफ़ी बारी का प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, उसको थोड़ा लॉस में बेचना पड़ता है, तो उसको लॉस में बेच देता है। बट वो उनका माइंड स्टेबल रहता है एक शॉपकीपर का। आपने भी इसको एज अ बिजनेस ही देखना है, बिकॉज देखो मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। आपने हर बारी अगर एक्सपेक्टेशन कर करके आप मार्केट में ट्रेड डालते रहोगे तो मार्केट तो यार 50% टाइम आपके अगेंस्ट ही चलेगी। एंड आपने अगर एक्सपेक्टेशन करके डालते रहे ट्रेड, एंड बार बार अगर आप स्टॉप लॉस हिट होने पे अगर आप फील करते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे, फिर तो आप मार्केट में ट्रेड कभी भी सही तरह नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप इतने ज़्यादा उस टाइम पे सैड हो जाओगे कि आप फिर कोई और स्ट्रेटजी ढूंढोगे, आप फिर कोई और इंडिकेटर ढूंढोगे, आप किसी और बंदे को ढूंढोगे कि यार किसी और से पूछ लेते हैं कि इसको शायद पता होगा कि यार कैसे ट्रेड करना चाहिए, शायद मेरी स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके खुद के माइंड मैनेजमेंट में है, जो चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है। इससे पहले जैसे हमने समझा कि हमेशा फेलियर कोई ऐसे नुकसान वाली बात नहीं है कि यार फेलियर हो गया तो कुछ बहुत गलत बात हो गई, हमेशा जो चीज़ है हमारी प्रॉफिटेबल ही होनी चाहिए। अब हम समझेंगे कि हार्ड वर्क भी को भी हम ना शुरू से छोटे होने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, बट एक्चुअल जो हमारी ट्रेडिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस होनी चाहिए। हमारी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। जो हमारा लर्निंग फेज़ है, यस, लर्निंग फेज़ हमारा काफ़ी हार्ड वर्क हमने उस टाइम पे देना है जब हम कोई न्यू स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं, जब हम मार्केट को सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि यार कैंडल स्टिक कैसे बनती है, कैंडल स्टिक अगर बन रही है, अगर कोई हैमर बना है तो इस हैमर के पीछे साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे सेलर्स नीचे जाके फिर वहाँ से बायर्स ने इसे ऊपर पुश करने की ट्राई करी, फिर बायर्स ने इसको और ऊपर पुश करते रहे प्राइस को, एंड फिर ऊपर जाके उसने एकदम हाई पे जाके क्लोज कर दिया है। तो बायर्स इसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। वो आप एक कैंडलस्टिक से समझ रहे हो, आप एक एक कैंडलस्टिक की स्टोरी को समझ रहे हो, एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ रहे हो। तो यस, लर्निंग फेज़ में आपने बहुत हार्ड वर्क करना है। लर्निंग फेज़ में आप एक एक प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्यों वर्क करता है। अब अगर एक बेसिक सा एग्जांपल बीच में लें, अगर एक ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न में आप देख रहे हो अगर, तो आपकी जो रेंज है, रेंज आपकी जो पहले एक बड़ी रेंज थी वो नैरो डाउन होती जा रही है, एक बड़ी रेंज थी जो आपकी वो स्क्वीज़ होती जा रही है। तो अगर एक आपकी वाटर पाइप जो होती है, तो अगर वाटर पाइप को अगर आप आगे से अगर पुश करते हो तो आप देखते हो पानी कैसे एकदम से प्रेशर से एकदम मोमेंटम से निकलता है। तो वही मार्केट में चीज़ हो रही है। अगर आप मार्केट के अंदर भी अगर कोई चीज़ स्क्वीज़ हो रहा है, स्क्वीज़ हो कि अगर आगे जाके फिर वो एक पॉइंट पे आके वहाँ से ब्रेक देता है, हो सकता है कि वो अपवर्ड ब्रेक दे या लोअर ब्रेक दे, पर जिस साइड भी देता है वो फिर बहुत स्पीड से वहाँ से मूव आती है। तो हर चीज़ की साइकोलॉजी को अगर आप समझोगे तो फिर
समझने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आप एक एक चीज़ को ना क्वेश्चन करोगे कि ठीक है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है सपोज, एंड ये बुलिश इंगल्फिंग यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, बट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में ये दो कैंडल्स में ऐसे क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क देना है, वो देना भी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। बट एक बारी आपकी स्ट्रेटजी फॉर्म हो चुकी है, एक बारी आपको पता है कि मैंने ट्रेड कैसे करना है, एक बारी आपको पता है कि मैंने ट्रेड लेना है तो वो कहाँ लेना है, उसको कब तक मैंने होल्ड करना है, कहाँ पे मैंने एसिड करना है, एक बारी ये चीज़ आपकी बेसिक चीज़ आपकी फाइनलाइज हो चुकी है एंड वो आपके अकॉर्डिंग वर्क भी कर रही है, उसके बाद बस आपने बैक टू बैक एक से एक ट्रेड करते रहना है, आपने एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है एंड वो आपकी बहुत एफर्टलेस होगी। फिर आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने एक ट्रेड को लेके, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड आपने लेके उसके ऊपर हार्ड वर्क करने का मतलब कि उसको फिर ट्रेड लेके बार बार बैठ के देखते रहो, टिक बाय टिक, सेकंड बाय सेकंड उसको आप देखते रह रहे हो कि यार ठीक तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए उसमें, तो फिर आप उसको कभी भी लंबा राइड ही नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर लोगों की यही इशू होता है कि वो स्टॉक को ठीक टाइम पे ले लेते हैं, एंट्री भी ठीक कर लेते हैं, बट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं एंड बाद में बस रिग्रेट करते रहते हैं। वो उसका रीज़न बस यही है कि आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि आपने कितना टाइम अपने कंप्यूटर के आगे बैठना है। आपने अगर एक बार ट्रेड ले लिया है उसको ईजिली छोड़ दो, वहाँ पे आपका एक फिक्स होना चाहिए कि मैंने कितने टाइम पे मार्केट देखनी है, कब मैंने मार्केट को बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सारा टाइम मार्केट देखोगे तो आपको पता है ओवर ट्रेडिंग ही करोगे। तो एक बारी आपका जो स्टडी वाला फेज़ था, जो शुरू में आपने हार्ड वर्क करना था वो कर लिया, उसके बाद आपने जब ट्रेड डाल दी है तब आपने लिटरली हार्ड वर्क नहीं करना है। हमें शुरू से ये समझाया जाता है ना कि हार्ड वर्क ही अच्छी चीज़ है। एंड अब इसको अगर मैं अपने एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं आपको, तो जब मैं दिल्ली में होता था तो वहाँ पे रजौरी पे मेरा घर था एंड मैंने एक रोल बाग में एक ऑफिस लेकर रखा हुआ था कि मैंने वहाँ पे जाके शांति से वहाँ ट्रेड करना है। तो अब मैं ड्राइव नहीं वहाँ पे ज़्यादा करता था, कि आपको पता है दिल्ली में ट्रैफिक का सिचुएशन कैसा है, एंड मेट्रो में भी जब एक बारी 9 साढ़े 9 बज जाते हैं तो कितना ज़्यादा रश हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी जाके अपनी जो स्टार्टिंग वाली मेट्रो आती थी, सबसे जो दिन की सबसे पहली मेट्रो होती थी, उस पर चढ़ के आराम से, मेट्रो भी खाली मिलती थी एंड जल्दी जाके फिर जब मेट्रो से नीचे उतरो तो नीचे भी रोड्स भी खाली है, आराम से वॉक करके अपना ऑफिस जाके बैठ जाता था। अब जब मैं 7:30-8 बजे अपने ऑफिस पहुंच गया हूँ एंड मैं घर से स्पेशली अपना टिफ़िन एंड ऑल लंच बॉक्स पैक करके लेके आया हुआ हूँ। अब वहाँ पे जाके जब मैं इतना हार्ड वर्क करके वहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मार्केट खुलने की वेट कर रहा हूँ, तो लिटरली मार्केट खुलते ही पहला ट्रेड डल जाता था उस टाइम पे। बिकॉज मुझे था कि मैंने तो यार, स्पेशली मैं सुबह उठ के आया हूँ, मैंने इतना हार्ड वर्क करा है, मैं ऑफिस में आके बैठ रहा हूँ, लंच लेके आया हूँ, अगर मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करूँगा तो मैंने करा क्या, मैं क्यों आया फिर मैं ऑफिस। काफ़ी बारी होता है कि मार्केट में कोई सेटअप नहीं बनता है। अगर आप इंटरनेट ट्रेडर भी हो, अगर आपके अकॉर्डिंग सेटअप नहीं बना है तो आपने ट्रेड नहीं करना है। बट साइकोलॉजिकली मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि मैं स्पेशली घर से निकला हूँ, स्पेशली आया हूँ मेट्रो में, वॉक करी, उसके बाद टाइम से इतनी जल्दी आके मैं ट्रैफिक को बीट करने के लिए, रश आवर को बीट करने के लिए इतनी जल्दी आके ऑफिस में बैठ गया हूँ, लंच मैं सुबह सुबह पैक करवा के लेके आया हुआ हूँ, तो मैं कुछ तो करके जाऊँगा ना अगर मैं मार्केट में आया हूँ तो। एंड ये रीज़न से मैंने काफ़ी लॉसेस किए हैं इनिशियल फेज़ में अपने। तो हार्ड वर्क हमेशा लर्निंग फेज़ में, उसके बाद अपने ट्रेड्स को बस एग्जीक्यूट करो वन आफ्टर द अदर। एग्जीक्यूशन पार्ट में हार्ड वर्क मत डालो, नहीं तो वो ओवर ट्रेडिंग में ही रिजल्ट हो जाएगा हमेशा। जब भी आप मार्केट को ज़रूरत से ज़्यादा देखते रहोगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप हमेशा ही ओवर ट्रेड कर दोगे, या फिर मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देख के काफ़ी बारी जल्दी अपना प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लोगे, या फिर हो सकता है कि आपने एक ट्रेड लिया हो एंड वो आपका ठीक चल रहा हो, बट बिकॉज आपको हार्ड वर्क करने की बहुत हैबिट है, आपको है कि यार उतनी देर में मैं और अपने स्कैनर्स थोड़े बहुत रन कर लेता हूँ, कोई और स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा। या फिर एक और बहुत बड़ी इशू है कि हम मार्केट आवर्स में सोशल मीडिया को ओपन करके बैठ जाते हैं एंड वहाँ पे अगर किसी और ट्रेडर ने कोई और स्टॉक डाला हो, आपको लगता है यार मेरा स्टॉक इतने टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, चल भी नहीं रहा है, प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है,
स्टॉप लॉस भी नहीं हिट कर रहा है। बट येस, ये जो अब मैंने सोशल मीडिया पे किसी का स्टॉक देखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अपने वाले को जल्दी बुक कर लेते हैं, इनका स्टॉक जो है अच्छा लग रहा है ना, ये ले लेते हैं। एंड लिटरली काफ़ी बारी होता है कि जो स्टॉक आप बेचते हो उसके बाद वो चलना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो आपने लिया होता है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आपको और रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्या करा, मेरे जो ऑलरेडी स्टॉक लिया था मैंने वही ठीक था। तो हुआ कुछ नहीं है, आपने बस वही ओवर वर्क कर लिया, आपने हार्ड वर्क कर लिया। एक जब ट्रेड लेके जब उस पर बैठना था आराम से, उस टाइम आप उस पर बैठे नहीं, एंड बस आप कुछ ना कुछ और ढूंढते रहे। एंड मैं इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी काफ़ी बार कहता हूँ कि अगर आपने एक स्विंग ट्रेडिंग कैपिटल आपने जो पूरा लगाया हुआ है, अगर सपोज़ आपने उस टाइम पे 4 5 6 स्टॉक्स जितने भी है आपके स्विंग ट्रेडिंग में, वो सारे स्टॉक्स आपने लेके रखे हुए हैं, उस टाइम पे थोड़ा टाइम के लिए मार्केट को स्कैन करना भी बंद कर दो। अब लोग कहेंगे यार स्कैनिंग तो हमेशा चाहिए होती है, कोई न्यू स्टॉक्स हमेशा ढूंढने होते हैं, हम तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, हमने तो स्टॉक्स को रोटेट करना है, तभी तो हम ऑन करेंगे। बट एक बारी आपकी स्विंग ट्रेडिंग कैपिटल पूरी यूटिलाइज्ड है, उस टाइम पे स्कैन भी मत करो लिटरली, बिकॉज काफ़ी बारी स्कैनिंग करते करते न्यू स्टॉक्स अच्छे आएंगे, एंड आपको सेटअप्स अच्छे लगेंगे, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग वो बाय में भी आए हुए हैं, एंड आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे। अगर अब कोई स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है, आपके स्विंग ट्रेड पोर्टफोलियो में वो नहीं चल रहा है, बट उससे एग्ज़िट करने का भी कोई रीज़न अभी तक नहीं है, अभी तक उसने अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट कराया, ना ही वो कोई ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, बस वो एक रेंज में चल रहा है, तो उससे आपको एग्ज़िट करने का कोई रीज़न नहीं है, आपको उससे नहीं निकलना चाहिए। बट बिकॉज उस टाइम पे आप स्कैन कर करके 3 4 और स्टॉक्स ढूंढ चुके हो, तो अब आप में वो ना अर्ज आ रही है कि यार बस इसको ले लूँ, किसी तरह ये स्टॉक को ले लूँ, एंड कैपिटल सबके पास लिमिटेड है। तो आप फिर देखोगे कि यार जो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, इनमें से किस स्टॉक को निकाल देता हूँ, यार मूव ही नहीं कर रहा, बड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, इसको निकाल देता हूँ, एंड जो न्यू स्टॉक टेम्पटिंग स्टॉक जो लग रहा है बहुत अच्छा, इसको ले लेता हूँ, फिर मैं देखूँगा कि अब क्या होता है। तो अब हम वहाँ पे बस हमारी गैम्बलिंग माइंडसेट चल रही है, हम एक जगह से बुक करके बस हम कैसीनो में कहीं और पे अपने चिप्स को डाल रहे हैं कि यार चलो कहीं और ट्राई करें कि यहाँ पे शायद मैं विन कर लूँ, शायद मैं यहाँ विन कर लूँ। तो इसलिए पेशेंस एंड डिसिप्लिन जो बार बार हम कहते हैं, उसकी यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है। तो इसलिए हार्ड वर्क भी नहीं करना आपने वंस यू पुट ऑन अ ट्रेड।